अब बड़ी बात जो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वो ये है कि किसी एक धर्म को मानने वाले सारे के सारे लोग ओबीसी कैसे हो सकते हैं, पिछड़े कैसे हो सकते हैं। असल में बहस इस बात को लेकर है कि किसी धर्म के सभी लोग पिछड़े वर्ग में कैसे आ सकते हैं। अब हमारा जो पॉइंट है वो ये है, ना तो मुसलमान आ सकते हैं, ना हिंदू आ सकते हैं, ना क्रिश्चियन आ सकते हैं, ना सिख आ सकते हैं, क्योंकि पूरा की पूरा एक धर्म के लोग ही पिछड़े कैसे होंगे। हो सकता है उसमें कुछ वर्ग ऐसे हों जो पिछड़े हों। अब आप खुद सोचिए, क्या कर्नाटक की 6 करोड़ की आबादी में जो 80 लाख मुसलमान हैं, क्या वो सारे के सारे 80 लाख मुसलमान पिछड़े हैं? तो अब तक की राज्य सरकारें तो ऐसा ही मानती थी कि सारे के सारे 80 लाख मुसलमान सब के सब पिछड़े हैं, चाहे वो कितना भी पैसा कमाते हों, कितने भी बड़े मकान में रहते हो, कितनी भी गाड़ियां उनके पास हों, कितना भी बड़ा बैंक बैलेंस हो। और इसीलिए उन्होंने राज्य के सभी मुसलमानों को पिछड़ा मानते हुए ओबीसी की श्रेणी में 4% आरक्षण दिया हुआ था, जो भारत के संविधान के अनुरूप नहीं था। और यही वजह है कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने इसे समाप्त कर दिया और यह 4% आरक्षण वहां के 2 बड़े वर्गों में बांट दिया। अब यह 4% मुसलमानों से लेकर 2 वर्गों में दे दिया। कौन से 2 वर्ग हैं? इनमें एक वर्ग है लिंगायत समुदाय का, जिसे ओबीसी की श्रेणी में अब तक 5% आरक्षण मिल रहा था, और अब 4% में से आधा 2% और जब उन्हें दे दिया जाएगा तो लिंगायत समुदाय को 7% रिजर्वेशन मिलेगा। दूसरा वर्ग है वोकालिगा समुदाय, जिसे ओबीसी की श्रेणी में अब तक 4% आरक्षण मिल रहा था, लेकिन मुस्लिम आरक्षण समाप्त होने के बाद यह कोटा 4% से 6% हो गया है। अब कर्नाटक के मुस्लिम समुदाय और वहां के तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि पुरानी सरकारों ने इस पर जो आयोग बनाए, उन्होंने ही राज्य में सर्वे कराने के बाद मुसलमानों को ओबीसी की श्रेणी में आरक्षण देने की सिफारिश की थी, और इसीलिए इसे असंवैधानिक कहना गलत है और बीजेपी इसे समाप्त करके वोटों के लिए सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। हालांकि यहां विपक्षी दलों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि आखिर सभी मुसलमानों को पिछड़ा मानते हुए उन्हें आरक्षण कैसे दिया जा सकता है, और अगर यह हो रहा है तो फिर बाकी धर्मों के लोगों को ऐसा कोई लाभ क्यों नहीं मिल रहा। कर्नाटक में विपक्षी दल इसलिए मुस्लिम आरक्षण को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ऐसा करके 80 लाख के एक मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ ले लेंगे। लेकिन आज यहां सवाल सही और गलत का भी है। जैसे कर्नाटक में ओबीसी श्रेणी की पहली लिस्ट के जिन समुदायों को 4% आरक्षण दिया गया, उनमें मुस्लिम समुदाय की 7 अति पिछड़ी उपजातियां भी शामिल थी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो 10% आरक्षण दिया था, उसमें भी गरीब मुसलमानों को अलग से आरक्षण मिल रहा था, या मिल सकता है। मिल रहा था नहीं, मिल सकता है। लेकिन सोचिए, जब ये सारी व्यवस्थाएं हैं तो फिर सभी मुसलमानों को पिछड़ा बताकर आरक्षण देने का क्या मकसद हो सकता है? क्योंकि यहां बड़ी बात यह है कि अगर आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को, यानी गरीब लोगों को, बिना उनकी जाति पूछे, बिना उनका धर्म पूछे आरक्षण मिल रहा है, तो उसमें गरीब मुसलमान भी आएंगे, गरीब हिंदू भी आएंगे, गरीब क्रिश्चियन भी आएंगे, गरीब सिख भी आएंगे, क्योंकि उसमें जो जाति है और जो धर्म है वो हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। गरीबी अपने आप में एक जाति है। तो आज जो हम आपके सामने पॉइंट रख रहे हैं वो ये है कि इस देश में जो सबसे बड़ी जाति है वो है गरीबी। इस देश में जो सबसे बड़ा धर्म है वो है गरीबी। तो सबसे बड़ी जो जाति है वो गरीब की जाति है। इसलिए सरकार को जो भी नीतियां बनानी है वो गरीबों के लिए बनानी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। इसका एक ही मकसद है, और वो है जो अभी तक हो रहा था, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करना। जिस तरह 6 करोड़ की आबादी वाले कर्नाटक में लगभग 80 लाख मुस्लिम आबादी है, ठीक उसी तरह 3.5 करोड़ की आबादी वाले तेलंगाना में भी 45 लाख मुसलमान रहते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की कुल आबादी 4 करोड़ 90 लाख है, 5 करोड़ मान लीजिए, उसमें भी 36 लाख मुसलमान है। और केरल की आबादी 3 करोड़ 90 लाख है, जिसमें से 90 लाख मुसलमान है। और तमिलनाडु की कुल आबादी 7 करोड़ 20 लाख है, जिसमें 42 लाख मुसलमान है। यानी इन राज्यों में मुस्लिम वोट बैंक के लिए मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था शुरू की गई। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तो लगातार अपने राज्य में मुसलमानों को मिलने वाले 4% आरक्षण को बढ़ाकर 12% करना चाहते हैं, और इसके लिए वो तेलंगाना की विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पास कर चुके हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। तेलंगाना में यह मुद्दा इसलिए भी बड़ा हो गया है क्योंकि वहां इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, और पिछले कुछ चुनावों में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से परेशान होकर
वहां के हिंदू वोटर्स ने अब बीजेपी को वोट देना शुरू कर दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में कुल 1,85,00,000 लोगों ने वोट डाला था, जिनमें लगभग 20% यानी 36 लाख वोट बीजेपी को मिले थे। और बीजेपी ने तेलंगाना की 17 में से 4 लोकसभा सीटें तब जीती थी। और हो सकता है कि अमित शाह ने तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण समाप्त करने का जो ऐलान किया है, उससे वहां अब बीजेपी को फायदा हो, क्योंकि सारा हिंदुओं का जो वोट बैंक है वो अब कंसोलिडेट हो जाएगा। बीजेपी की जो रणनीति है इस समय वो ये है कि सारे गरीबों को एकजुट कर दिया जाए। जो इतनी भी योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो गरीबों के लिए हैं। वो ना जाति पर आधारित हैं, ना धर्म पर आधारित है। और बीजेपी ये चाहती है कि एक नया वोट बैंक तैयार किया जाए जो गरीबों का वोट बैंक हो, जिसका धर्म गरीबी है, जिसकी जाति गरीबी है। यहां एक दिलचस्प बात यह भी है कि तेलंगाना में अब तक एक तरफ के चंद्रशेखर राव की पार्टी है, जो राज्य के लगभग सभी मुसलमानों को ओबीसी की श्रेणी में 4% रिजर्वेशन दे रही है, और वो इसे 4% से बढ़ाकर 12% करना चाहते हैं। इसलिए सारे मुसलमान उन्हें वोट देंगे, और इसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी उनके साथ है। दूसरी तरफ बीजेपी है, जो मुस्लिम आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करने की बात कह रही है। और इससे आप समझ पाएंगे कि हमारे देश में ये दो तरह की राजनीति हो रही है, और ये पोलराइजेशन कहलाता है, ध्रुवीकरण। एक राजनीति मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ है, और एक मुसलमानों को आरक्षण देने वालों का वोट हासिल करने के लिए है। और दक्षिण भारत के सभी 5 राज्यों में अब यही हो रहा है। बड़ा सवाल इन 5 राज्यों में यह होगा कि मुसलमानों को एक के बाद एक जबरदस्त आरक्षण दिया जाएगा या फिर इस आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। आज हम भी ये सवाल आप पर छोड़कर जा रहे हैं कि इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण देना सही है, हो सकता है, या हमारे देश में आरक्षण आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलना चाहिए। एक भी जगह पे लिंगायत को बदलकर नॉन लिंगायत को टिकट नहीं दिया गया है, लिंगायत ही लड़ गए हैं। और सवाल मैं कांग्रेस को भी पूछना चाहता हूं। हमारे यहां से कुछ 1-2 नेता गए तो उनके मुंह में पानी छूट रहा है। भाई, कांग्रेस पार्टी ने लिंगायतों के लिए क्या किया? इतने इतिहास में 2 ही मुख्यमंत्री बनाए, दोनों को अपमानित कर निकाल दिया। एक को श्रीमती इंदिरा गांधी ने निकाला और दूसरे को एयरपोर्ट पर अपमानित कर, मैं पाटिल साहब की बात कर रहा हूं, उनको राजीव गांधी ने निकाला। कांग्रेस को तो ये बोलने का अधिकार ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सभी जातियों का सम्मान करने का और समाहित कर सबको साथ रखने का प्रयास किया है। हम उनसे उम्मीद ये कर रहे थे कि सच्चाई को बयान करेंगे। उनको ये सच्चाई बयान करना था कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट में कास्ट अमंग द मुस्लिम्स को ये मिला है, और उसमें बोल दिया गया कि ये कास्ट अगर होंगे तो उनको 4% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आखिर बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की दुश्मन क्यों है? आखिर क्यों बीजेपी, अमित शाह और प्रधानमंत्री जो मुसलमानों में पसमानदा मुसलमान जो डॉक्टर, इंजीनियर, स्कूल के टीचर्स बन रहे हैं, नर्सेज बन रहे हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में तेलंगाना में जा रहे हैं, उनसे इतनी नफरत क्यों है? आज मैं अपने साथ एक पुराना दस्तावेज, एक पुराना डॉक्यूमेंट लेकर आया हूं। यह है 25 जुलाई 1994 का डॉक्यूमेंट है। पहले आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये है, ये वो सरकार का वो आदेश है जो 1994 में पारित किया गया था और जिसमें इस आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। थोड़ा सा आपको पढ़कर मैं बताता हूं। इसमें 6 श्रेणियां बनाई गई हैं आरक्षण के लिए। पहली जो श्रेणी है, कैटेगरी 1, उसमें रखा हुआ है मोस्ट बैकवर्ड लोगों को। मोस्ट बैकवर्ड में आप देखिए उन्होंने 87 जातियों को रखा है, जातियों को 87 जातियां। फिर श्रेणी 2 है, कैटेगरी 2, जिसमें रिलेटिवली मोर बैकवर्ड, उसमें 102 से ज्यादा जातियों को रखा गया है। फिर है तीसरा, मोर बैकवर्ड, तो ऊपर है श्रेणी 2 रिलेटिवली मोर बैकवर्ड। फिर कैटेगरी 3 है मोर बैकवर्ड, और मोर बैकवर्ड में अब आप देखिए, ये कैटेगरी 1 में अगर आप देखेंगे, ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है, कितनी बड़ी लिस्ट है। देखिए, ये सारी उन जातियों की लिस्ट है। 87 से ज्यादा जो जातियां हैं वो इसमें लिखी हुई हैं कि इन्हें दिया जाएगा। ये इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट। फिर हम आगे चलते हैं। ये 87
पूरी हो गई। उसके बाद श्रेणी जो 2 है, कैटेगरी 2, उसमें 102 जातियों को दिया गया है। लेकिन जब तीसरी श्रेणी आती है उसमें जातियां नहीं लिखी हैं, कोई वर्ग भी नहीं लिखा है, सीधा सीधा लिखा है मुस्लिम, बस। यानी सिर्फ आपको मुसलमान होना है और आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। ये देखिए मेरे हाथ में वो है, सिर्फ मुस्लिम लिखा हुआ है। मुस्लिम आरक्षण के बाद तो अब बड़ा सवाल अब यहां पर यह है, ये वो पेपर है जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, बहुत पुराना दस्तावेज आज हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं। इतना पुराना है कि दस्तावेज भी अब ये पीला पड़ चुका है। और जिन जातियों की मैं बात कर रहा था, देखिए ये वो जातियां हैं जिनको आरक्षण दिया गया था। लेकिन यहां बड़ी बात यह है कि यहां जातियों में धर्म के आधार पर यह नहीं लिखा गया कि सारे हिंदुओं को आरक्षण दे दिया जाएगा। हिंदुओं में जो जातियां हैं उन्हें यह आरक्षण दिया जाएगा, कुछ जातियां जो पिछड़ी हुई जातियां हैं। लेकिन जब मुसलमानों की बारी आई तो इसमें लिख दिया गया मुस्लिम। तो एक बहुत बड़ी ये तुष्टीकरण की राजनीति है जो हमें लगता है कि किसी भी धर्म के आधार पर अगर ये की जा रही है, चाहे वो हिंदुओं के नाम पर हो रही है, चाहे वो मुसलमानों के नाम पर हो रही है, इसे ठीक करना होगा। और आगे चलकर जो भविष्य है भारत का, वो भविष्य यही है कि अगर कोई आरक्षण देना है तो वो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, बाकी किसी को नहीं मिलना चाहिए। और जैसा हमने आपको कहा, सबसे बड़ी जाति और सबसे बड़ा धर्म है गरीबी का धर्म और गरीबी की जाति। और जो लोग गरीब हैं उन्हें यह रिजर्वेशन मिलना चाहिए।